नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएम मोटिव स्टडी ग्रुप में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जुलाई महीने की जुलाई मंथ की क्रॉनिकल मैगजीन को देखेंगे और इससे जो महत्वपूर्ण सारे एस्पेक्ट इसके हम कवर कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपके किसी भी परीक्षा में यहाँ से कोई क्वेश्चन फंसे तो वीडियो को लाइक करें, इस पर अच्छी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया है, तो इसकी पीडीएफ आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम। ठीक, तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हमारे जो भारत द्वारा चलाई गई है एक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसे अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है? तो वो है पटना नगर निगम। ठीक, तो पटना नगर निगम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उत्पन्न ई रुपया, इस करेंसी का नाम क्या है? ई रुपया नामक डिजिटल मुद्रा का उपयोग पूरे पटना नगर निगम क्षेत्र में किया जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो। बिहार के सारण में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। एक यहाँ से देख लेते हैं कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो बिहार के सारण शहर में हुआ। ठीक, सारण अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्गों में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता। ठीक, तो एक बाल फिल्म है, बच्चों की एक फिल्म है इंस्पेक्शन ऑफ परसुइट। ठीक, एक है शॉर्ट फिक्शन फिल्म जिसका नाम है वॉशिंग मशीन, इसे नेशनल वर्ग में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। इंटरनेशनल कैटेगरी में तुर्की की फिल्म है इक्रोन एंड यूशो, इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो भारत की कौन कौन सी मूवी है? इंस्पेक्शन ऑफ परसुइट जो कि एक बाल फिल्म है, और शॉर्ट फिक्शन फिल्म है वॉशिंग मशीन। इन्होंने भारत की जो फिल्में हैं इन्होंने अवार्ड जीता है। कहाँ पर अवार्ड जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल सारण, वहाँ पर अवार्ड जीता है। और अंतर्राष्ट्रीय कैटेगरी में किसने जीता है? इक्रोन एंड यूसो जो कि तुर्की की एक फिल्म है। बिहार में धान के नई किस्म सबोर कुंवर की खोज। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि कोई 4 नाम दे दे कि ये फसल मतलब ये जो किस्म है वो किस फसल की है। जैसे कोई किस्म दे दी, जैसे अपर्णा है तो उसके लिए ऑप्शन दे देगा कि गेहूं, चावल, धान, मक्का, मटर, क्या। तो अपर्णा जैसे मटर की एक वैरायटी है, उसी प्रकार सबोर जो है वो धान की एक वैरायटी है, सबोर कुंवर। ठीक, फिर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सुधार के लिए बिहार ने एक इनिशिएटिव चलाया है, मिशन परिवर्तन। ठीक, ये याद रखना है कि अब आप इमेजिन करो कि खाली कागज पर लिखा हुआ है मिशन परिवर्तन की योजना किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन दे दिया आपको झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आप क्या लगा के आओगे? सबसे पहले जाके लगाओगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे हो तो उत्तर प्रदेश लगा दोगे। लेकिन नहीं, ये मिशन परिवर्तन जो प्रोग्राम है ये बिहार ने डिजाइन किया है। फिर रांची में खेलो इंडिया के तहत बनेगा 3 खेलों का एक्सीलेंस सेंटर। यहाँ से केवल इसे ऐसे ही पढ़ लो, यहाँ से कोई खास क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है। फिर मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना, इसे थोड़ा देख लेना कि ये योजना कहाँ से संबंधित है। तो झारखंड से संबंधित है। तो झारखंड में दूर दराज के दुर्गम ग्रामीण इलाकों में लोगों को सुलभ परिवहन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना शुरू की गई है। ठीक, इसमें क्या है कि प्रखंड या जिला मुख्यालय में काम निपटाकर घर वापस लौटने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना शुरू कर रही है। चलिए, फिर चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग। ठीक, पहले तो बात तो यह है कि यह रैंकिंग या रिपोर्ट किस संस्था की है? तो नीति आयोग की संस्था है, नीति आयोग की एक रिपोर्ट है। तो नीति आयोग द्वारा 112 आकांक्षी जिलों की चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है। इसमें टॉप 5 के जो जिले हैं सब झारखंड के हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। टॉप कौन है? साहिबगंज। फिर स्वर तरंगिनी पुस्तक का लोकार्पण। ठीक, तो ये लिखी है रश्मि कुमारी ने, स्वर तरंगिनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश का कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। जैसे उत्तर प्रदेश ने 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। तो क्वेश्चन आया, एक्सपेक्ट करो कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। उसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपको उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार,
और गुजरात। तो क्या लगाओगे? कुछ भी लगा दोगे? नहीं, उत्तर प्रदेश लगाओ। ये 8 महीने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके तहत लगभग 1000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करके नौकरी प्रदान करना इसका उद्देश्य है। ठीक। फिर उत्तर प्रदेश बना भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य है। ये क्वेश्चन आउट है भैया, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। तो जहां तक अब तक क्या था कि महाराष्ट्र चीनी के मामले में पहला राज्य था, अब उत्तर प्रदेश हो गया है। तो अब की कंडीशन ये है कि चीनी के मामले में, शुगर के मामले में कौन है? यूपी। शुगर केन के मामले में कौन है? यूपी। और चीनी मिल के मामले में कौन है? तो वो है महाराष्ट्र। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का आयोजन। ठीक, पहल का शुभारंभ किया है। तो कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक, राजकीय यूपी सैनिक इंटर कॉलेज लखनऊ में एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किया गया है। मतलब कि अब क्वेश्चन आया कि हाल ही में चलाई गई योजना या कार्यक्रम पहल का संबंध किस क्षेत्र से या किस राज्य से है? तो आपको दे दिया पहल, आपको दे देगा कि महिलाओं को ये जो होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनसे जोड़ना, या ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा, या शहरी बच्चों के लिए शिक्षा, या समग्र रूप से शिक्षा। तो क्या लगाओगे? आपको लगाना है ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा। ठीक, ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा, इसके लिए पहल प्रोग्राम चलाया गया है। इसमें सहायता कौन कर रहा है? हमारी आईआईटी कानपुर। ठीक, इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की खाई को खत्म करना है, पाटना है। ठीक, उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहां पर भी पहला राज्य, पहला देश या कुछ भी पहला हो वो इंपॉर्टेंट है भैया। तो उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक, फिर नोएडा की तर्ज पर बसेगा ग्रेटर अलीगढ़। जैसे कि ग्रेटर नोएडा बसाया गया है एक प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड सिटी, उसी प्रकार से ग्रेटर अलीगढ़ भी बनेगा। ये आप याद रखिएगा। फिर बरेली मंडल में 52 अन्नपूर्णा स्टोर बनाए जाएंगे। देखिए अन्नपूर्णा स्टोर क्या है? अन्नपूर्णा स्टोर एक तरीके से जो ये है, क्या बोलते हैं, आपको राज्य में ऐसी दुकानें शुरू करना है जहां पर आपको जो है एक कंट्रोल्ड कीमतों पर चीजें मिलेंगी। ठीक है, वहां पर आपको जो आपका ये अन्नपूर्णा योजना के तहत जो कुछ भी राशन पानी मिलता है वो भी वहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको ऑनलाइन सेवाएं भी वहां पर मिलेगी। ठीक, आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, आप अपना आय प्रमाण पत्र वहां से बनवा सकते हैं, आप वहां से अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ये सब काम भी आप वहां से कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक सेवा तो मिलेगी, आप सरकारी तंत्र से जुड़ेंगे, इसके अतिरिक्त गांव में रोजगार भी मिलेगा। ठीक, तो फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट, अगली न्यूज है फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश में फार्मा सेक्टर में शोध, अनुसंधान और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक नवीन संस्थान फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, देश में फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश का योगदान फिलहाल 2% है। फिर नल कनेक्शन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर। तो ग्रामीण परिवारों को सबसे अधिक नल कनेक्शन प्रदान करने में उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को पीछे छोड़कर सबसे अधिक नल कनेक्शन देने वाला दूसरा राज्य बन गया है। टॉप पर कौन है? टॉप पर है भैया बिहार, ये याद रखना है। मेरठ के अमित कुमार शौर्य चक्र से सम्मानित। ठीक, अब एक्सपेक्ट करो कि क्वेश्चन आया है आपके किसी भी परीक्षा में कि हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित अमित कुमार का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? ऑप्शन आपको मिलता है गोरखपुर, ऑप्शन आपको मिलता है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है मेरठ, चौथा ऑप्शन आपको मिलता है बिजनौर। आप क्या लगाएंगे? कुछ नहीं लगाना है, मेरठ लगाना है डायरेक्ट। ठीक, इन्हें जो शौर्य चक्र प्रदान किया जाएगा वो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक, इन्हें क्यों दिया जाएगा? ये
शौर्य चक्र, तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ हुए ऑपरेशन के दौरान अदम्य साहस दिखाने के लिए। ठीक, चलिए फिर उत्तराखंड से कुछ इंपोर्टेंट न्यूज कवर करते हैं। तो देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का उद्घाटन किया गया। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दोनों विश्वविद्यालय देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन का उद्घाटन किया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक, उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली 2023 को मंजूरी। उत्तराखंड राज्य के द्वारा संस्कृत शिक्षा नियमावली 2023 को मंजूरी दी गई। ठीक, इससे प्रदेश में क्या होगा कि संस्कृत विद्यालयों को मान्यता देने में मदद मिलेगी, साथ ही संस्थाओं की प्रशासनिक योजनाओं का अनुमोदन भी आसानी से किया जा सकेगा। ठीक, तो पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड और गोवा के बीच समझौता। ठीक, तो हाल ही में उत्तराखंड और गोवा के बीच समझौता हुआ है। किस बात के ऊपर हुआ है? तो पर्यटन के लिए हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गोवा पर्यटन के क्षेत्र में एक बहुत ही अग्रणी राज्य है। तो उसी से कुछ सीखने, कुछ सिखाने के लिए उत्तराखंड ने उसके साथ समझौता किया है, ताकि उत्तराखंड अपने यहाँ भी पर्यटन को और बढ़ावा दे सके और देवभूमि के रूप में उत्तराखंड को और ज्यादा विकसित कर सके। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या होगा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए गोवा से उत्तराखंड के लिए एक से अधिक सीधी जो है हवाई उड़ान कनेक्टिविटी सुविधा बढ़ाई जाएगी। फिर इसके बाद है कि शहडोल जिले, मध्य प्रदेश का है शहडोल जिला, वहां पर एक गांव है उमर टोला। गांव का नाम है क्या? उमर टोला। रसोई गैस के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है आपका कि रसोई गैस के मामले में कौन सा गांव आत्मनिर्भर बन गया है? तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का उमर टोला। ठीक, इससे जैविक गांव भी कहा जाने लगा है। क्यों? क्योंकि यहां का प्रत्येक गांव जैविक खेती करता है। ठीक, चलिए फिर पन्ना गौरव दिवस पर जुगल किशोर सरकार लोक बनाने की घोषणा। बस इसे ऐसे याद कर लो, यहां बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में सभी ग्रामों में लाडली बहना सेनाएं बनेगी। अभी पिछले मंथ के हमने मैगजीन में देखा था कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में चलाई गई थी। तो उसी के तहत सभी ग्रामों में, सिटी में नहीं, ग्रामों में लाडली बहना सेनाएं बनेगी। ठीक है, तो वे क्यों बनेगी? तो बहनों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी के लिए सभी ग्रामों में, ऐसा नहीं है कि कुछ ग्रामों में, सभी ग्रामों में लाडली बहना सेनाएं बनेगी। फिर आगे है युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश के द्वारा चलाई गई। ठीक है, युवा कौशल कमाई योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। इसके लिए योजना की पात्रता के लिए मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। फिर आयु 18 से 29 वर्ष और न्यूनतम शैक्षिक अर्हता 12वीं पास या ITI होना जरूरी है। मतलब कि उम्र कितनी हो तुम्हारी? 18 से 29। अगर 18 से 29 वाले हो और मध्य प्रदेश के निवासी हो तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। फिर 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में पहले स्थान पर कौन आया? तो मध्य प्रदेश आया। ठीक, अगर राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश आया। अगर बात करते हैं शहरी निकाय की तो चंडीगढ़ आया। ठीक, फिर 2018 में जो ये चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 वितरित किए गए हैं, तो इनकी शुरुआत हुई थी 2018 में। इसके अतिरिक्त जो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार था जो 2021 में दिया गया था, उसमें सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार मिला था वो उत्तर प्रदेश को मिला था। ये भी थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखिएगा। एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो एक सप्ताह एक प्रयोगशाला का जो शुभारंभ किया गया है वो मध्य प्रदेश में किया गया। ये भी आप याद रखिएगा। हमार सुगर लइका अभियान, देखिए हमार सुगर लइका अभियान ये किस राज्य में चलाया गया? तो छत्तीसगढ़ में चलाया गया, वहां पर दुर्ग जिले में चलाया गया। ठीक है, हमार सुगर लइका अभियान। इसमें क्या होगा कि 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना इसका उद्देश्य रखा गया है। राजस्थान के नागौर में, कहां पर? नागौर में
नाथुराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि नाथुराम मिर्धा कौन थे। ठीक है, तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं श्री जगदीप धनखड़। उन्होंने राजस्थान के नागौर में नाथुराम मिर्धा की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक, तो ये कौन थे? तो नागौर जिले में के कुचेरा गांव में जन्मे मिर्धा का जन्म 1921 में हुआ था और उनका जीवन राष्ट्र की सेवा और समाज के कल्याण को समर्पित रहा। ठीक, इसके अतिरिक्त है कि हरियाणा के आयुष मंत्री ने योग मानस ऐप लॉन्च किया। तो योग मानस ऐप कहां पर लॉन्च किया गया? तो हरियाणा में किया गया। फिर डबवाली हरियाणा का नया पुलिस जिला बना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुकी लैंड मणिपुर में एक अलग प्रशासन की मांग की जा रही है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है? एक तो जैसे कोई जनजाति का मिलान कराने के लिए आ जाए तो उसमें एक जो युग्म मिल सकता है कि कुकी, और इसके आगे लिख देंगे क्या? सिक्किम। तो ये हो गया गलत। कुकी जो जनजाति है वो मणिपुर में है। ठीक, और कुकी लैंड जब जिस लगभग क्षेत्र में ये जनजाति रहती है उस क्षेत्र को बोल देते हैं कुकी लैंड। तो ये लोग उसके लिए अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं। ठीक, तो मणिपुर के पहाड़ी जिलों के 10 विधायकों ने अलग प्रशासन की मांग की है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि कुकी, जोमी और मेइती समुदाय के भी संघर्ष चल रहा है। उसी के बीच 10 विधायकों के द्वारा कुकी लैंड के लिए अलग से प्रशासन की मांग कर दी गई है। सिक्किम का 48वां स्थापना दिवस। ठीक, तो सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1975 में होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न जाने कितनी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सिक्किम राज्य का जो गठन हुआ था 1975 में किया गया था और 36वें संशोधन के तहत किया गया था। इससे पहले क्या हुआ था? देखिए, इससे पहले सिक्किम को 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सहराज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन फिर भी सहराज्य के तहत हमने जो प्रावधान किए उसके द्वारा हम जो हमारी जरूरत थी, आवश्यकताएं थी, उन्हें फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। इस कारण सहराज्य का दर्जा हटाकर फिर 36वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, चलिए, तो मेघालय में दाव की भूमि बंदरगाह का उद्घाटन। अब क्वेश्चन आ सकता है कि दाव की भूमि बंदरगाह कहां पर है? तो मेघालय में है। ठीक, दाव की भूमि बंदरगाह, यह बंदरगाह मेघालय में पश्चिम जयंतिया हिल्स में स्थित है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ खास है? नहीं है, यहां पर कुछ खास नहीं है ऐसा। केरल भारत का पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बना। ठीक, इंपॉर्टेंट मान के चलो। तो केरल राज्य जो है भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बन गया है। यहां पर क्या हुआ है कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित करने और 100% डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने पर केरल सरकार ध्यान दे रही है। ई शासन के मद्देनजर सरकार में सरकारी सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला का डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे नागरिकों को तुरंत और पारदर्शी रूप से सुविधाएं प्रदान की जा सके। ठीक, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का 5वां संस्करण केरल में हो रहा है। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का 5वां संस्करण केरल में हो रहा है। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में GAF ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023 का 5वां संस्करण हो रहा है, आयोजित किया जा रहा है। ठीक, यह केरल के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। जो ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल है उसका 2023 का विषय है स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। फिर चलते हैं आगे। तमिलनाडु में भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल बनाया गया। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुलों में से एक का उद्घाटन तमिलनाडु में किया है। तेलंगाना में राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च। ठीक, तो तेलंगाना राज्य में एक स्थायी रोबोटिक्स पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करने के लिए राज्य रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है और देश में इस प्रकार का यह पहला फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। YSR
मत्स्यकारा भरोसा योजना, ये आंध्र प्रदेश से है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मछलीपट्टनम बंदरगाह परियोजना का आरंभ, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मछलीपट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, ये कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है, सभी राज्य विधानसभाओं को डिजिटल हाउस में बदलकर कामकाज को कागज रहित बनाना। ठीक है, तो नेवा, आपकी परीक्षा में ये नेवा जो लिखा है इसकी भी फुल फॉर्म आ सकती है, तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, इसी के लिए जो कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है, तो नोडल मंत्रालय है संसदीय कार्य मंत्रालय। ठीक, फिर शिक्षा मंत्रालय और परख कार्यशाला का आयोजन किया गया, तो शिक्षा मंत्रालय और परख कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये परख जो कार्यक्रम है वो एनसीईआरटी के द्वारा चलाया जाता है। ठीक, इसका जो प्रमुख घटक है योजना का, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के तहत स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। तो परख क्या है, यह राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। किसके तहत है, ये एनसीईआरटी के द्वारा स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य राज्यों के बीच गुणवत्ता में समानता लाना है, मतलब कि जो विभिन्न राज्यों में शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें समानता लाना इसका परख का उद्देश्य है। परख की फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। स्वयं सहायता समूह कुदुमश्री का रजत जयंती समारोह, तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने केरल की अपनी पहली यात्रा में देश के सबसे बड़े स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क कुदुमश्री के रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये तब हो जाता है जब इसका जो रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा, तो अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि कुदुमश्री क्या है। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि कुदुमश्री क्या है, ठीक, उसमें आ गया आपको कोई फसल है, कोई तितली का नाम है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है या किसी फैक्ट्री का नाम है, तो आप क्या लगाओगे, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ठीक, यहाँ पर जो हमारी राष्ट्रपति हैं उन्होंने चुवाड़ू नामक एक पुस्तक भी लॉन्च की है। ठीक है, फिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान 5.1 का लॉन्च किया। ये हमने पिछले मंथ की मैगजीन में भी देखा था कि उड़ान 5.0 का को लॉन्च किया गया था, तो ऐसे ही इस बार किया गया है उड़ान 5.1। ये उड़ान योजना जो है ये 2016 में आई थी, किसके द्वारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद देखते हैं कि यह योजना उड़े देश का आम नागरिक, इसकी फुल फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक। इसे 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। फिर सागर परिक्रमा यात्रा चरण 5 का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो सागर परिक्रमा यात्रा चरण 5 भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब सागर परिक्रमा है क्या, जी सागर परिक्रमा प्रोग्राम है, सागर परिक्रमा 1, 2, 3, 4, 5। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है मछुआरों और अन्य तटीय हितधारकों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाना। ठीक, फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 जारी किया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करना है। पहली चीज, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। और अब यही प्राधिकरण दिल्ली राज्य क्षेत्र में कार्यरत समूह के और दानिश अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती से संबंधित सिफारिश करेगा। कौन करेगा सिफारिश, राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण। ठीक, दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे और दिल्ली के मुख्य सचिव
तथा प्रधान गृह सचिव इस समिति के सदस्य होंगे। प्राधिकरण में सभी निर्णय जो होंगे उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिए जाएंगे और सहमति न बन पाने की स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। अब यहाँ से देखने वाली बात यह है कि उपराज्यपाल जो है इस प्राधिकरण का सदस्य भी नहीं है। सदस्य कौन है? मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव। अध्यक्ष कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री। लेकिन अगर उन तीनों में कोई अनबन होती है या किसी ये एक बात पर उनके बीच जो है बहुमत नहीं बनता है तो फिर निर्णय कौन लेगा? उपराज्यपाल लेंगे। महाराष्ट्र सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य है। अब यहाँ पर पहला राज्य आया तो फिर देखने वाली बात है कि महाराष्ट्र जो है सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है। ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र का 30% वित्तीय सहायता। ठीक है, ग्रीन शिपिंग, अब ये टर्म देखने लायक है। तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हरित नौवहन को बढ़ावा देने के लिए 30% वित्तीय सहायता की घोषणा की है। ठीक है। तो कांडला में दीनदयाल बंदरगाह और तूतीकोरिन में चिदम्बनार बंदरगाह पर ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित किए जाएंगे। ये ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ कहाँ विकसित किए जाएंगे? तो कांडला का जो बंदरगाह है, दीनदयाल बंदरगाह, और तूतीकोरिन का बंदरगाह है चिदम्बनार बंदरगाह, वहाँ पर ये हब विकसित किए जाएंगे। तो दोनों बंदरगाह के नाम ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ पे है ये। अब ग्रीन शिपिंग क्या है? फिर ग्रीन शिपिंग ये है कि ग्रीन शिपिंग तब होती है जब जहाजों द्वारा उत्पन्न प्रदूषकों से पर्यावरण की रक्षा के लिए यथासंभव न्यूनतम संसाधनों और ऊर्जा का उपयोग करके लोगों या सामानों को जहाजों के माध्यम से ले जाया जाता है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि हमें ऐसी टेक्निक, ऐसा ईंधन, ऐसी तकनीक का जो है विकास करना है, उसका प्रयोग करना है कि जिससे वो माल भी पहुंचा दें हम, और हम प्रदूषण भी कम करें, हम उत्सर्जन भी कम करें। ठीक है, तो इस प्रकार की जो टेक्निक्स होती हैं, तकनीकी होती हैं, ग्रीन शिपिंग बोला जाता है। एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023, एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023। तो केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इन्होंने नई दिल्ली में एशिया पेट्रोकेमिकल्स उद्योग सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एशिया प्रशांत और विश्व भर में विकास, व्यापार, निवेश और स्थिरता से संबंधित उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक, इस आयोजन का विषय क्या था? एक सतत भविष्य में प्रवेश। ठीक है, तो ये आयोजन, मतलब ये प्रोग्राम क्या था? तो एशिया पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023 का नई दिल्ली में जो है आयोजन किया गया, और जिसका उद्देश्य रखा गया, जो इसका विषय रखा गया, एक सतत भविष्य में प्रवेश। एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस क्या है? तो यह सम्मेलन 7 सदस्य देशों जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान, भारत द्वारा रोटेशन के आधार पर आयोजित किया जाता है। यह एशिया में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है। देखिए प्रतिवर्ष लिखा है यहाँ पर, ये रहा, तो ये प्रतिवर्ष ध्यान रखो, जो उद्योगों के पेशेवरों, विशेषज्ञों और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ लाता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1993 में हुई थी, ये ध्यान रखो। अर्जुन राम मेघवाल नए विधि मंत्री बने। तो हमारे नए विधि मंत्री कौन बने? अर्जुन राम मेघवाल। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं फंसेगा क्वेश्चन। अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। जो अभी तक विधि मंत्री थे किरण रिजिजू, उन्हें भेज दिया कहाँ? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, वहाँ का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया गया है। फिर 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन, ये कोई खास नहीं है, नई दिल्ली में किया गया है इसका उद्घाटन। फिर मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया। कौन सा प्रोग्राम है? तो मेरी लाइफ एप्लीकेशन है। ठीक, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने एक कल्पना की थी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। ठीक, इस टाइप का था, तो उसकी अवधारणा की थी, तो उसी से प्रेरित होकर मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई है। ठीक, जो मिशन लाइफ जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2022 में चलाया गया था, इस मिशन को
20 अक्टूबर 2022 को चलाया गया था। देखिए जो इंपॉर्टेंट मिशन होते हैं इनकी थोड़ा सा डेट के प्रति भी थोड़ा सचेत रहना, ताकि आप एक आइडिया तो कम से कम लगा सको कि ऑप्शन क्या हो सकता है। तो 20 अक्टूबर 2022 कहाँ पर किया गया था? केवड़िया, गुजरात में। अब यूजीसी ने उत्साह पोर्टल और पीओपी पोर्टल लॉन्च किए हैं। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक, इसने भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार के लिए उत्साह और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पोर्टल लॉन्च किया है। उत्साह पोर्टल क्या करेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन और उच्च शिक्षा संस्थानों में इसकी रणनीतिक पहलों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करेगा। ठीक है। फिर संचार साथी पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है। संचार साथी पोर्टल हमारे केंद्रीय संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव, ठीक, इन्होंने लॉन्च किया है। मोबाइल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह दूरसंचार विभाग की एक पहल है। तो संचार साथी पोर्टल लॉन्च किसने किया है? हमारे संचार मंत्री अश्वनी वैष्णव। ठीक है, किस मंत्रालय या विभाग की यह जो योजना है? तो दूरसंचार विभाग की। जो संचार साथी पोर्टल है इसमें 3 महत्वपूर्ण मॉडल जोड़े गए हैं। पहला मॉड्यूल है CEIR, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, जो चोरी व खोए हुए मोबाइलों को ब्लॉक करने के लिए है। ठीक। सेकंड, अपने मोबाइल कनेक्शन जानने के नाम पर अपना पंजीकृत मोबाइल कनेक्शन जानने के लिए। ठीक। तीसरा ASTR, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन, फर्जी ग्राहकों की पहचान करेगा इससे। ठीक है। फिर ज्ञानव्यापी स्थित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का आदेश। ज्ञानव्यापी मस्जिद कहाँ पर है? तो ये वाराणसी में है। ठीक है, तो वहां पर जो शिवलिंग है उसकी कार्बन डेटिंग का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दे दिया है। फिर ज्ञानव्यापी मस्जिद भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक वाराणसी में स्थित है। ठीक है, और ये 17वीं सदी की एक मस्जिद है। कार्बन डेटिंग क्या होता है? कार्बन डेटिंग एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसका प्रयोग किसी नमूने में मौजूद कार्बन 14 की मात्रा को मापकर कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो जो हम कार्बन डेटिंग करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि हम उस चीज की जो है आयु निर्धारित कर सकेंगे जिसमें कहीं किसी ना किसी रूप में कार्बन पाया जाता हो। ठीक, तो कार्बनिक पदार्थ होना महत्वपूर्ण है। कार्बन 14 क्या होता है? कार्बन 14 कार्बन का एक रेडियोधर्मी, देखिए रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव समस्थानिक है जो ऊपरी वायुमंडल में उत्पन्न होता है जब ब्रह्मांडीय किरणें नाइट्रोजन परमाणु के साथ परस्पर क्रिया करती है। ठीक है। युवा प्रतिभा कुलिनरी टैलेंट हंट लॉन्च किया गया है। तो युवा प्रतिभा कुलिनरी टैलेंट हंट लॉन्च किया गया है। तो किसने लॉन्च किया है? MyGov और IHM पूसा, इन दोनों ने मिलकर कुलिनरी टैलेंट हंट लॉन्च किया गया है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है? तो खोए हुए व्यंजनों को बाहर लाना तथा युवा और महत्वाकांक्षी शेफ एवं घरेलू रसोइयों की एक पाक प्रतिभा को बढ़ावा देना है। ठीक है। फिर जो हमारा 2023 का जो वर्ष था वो बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो बाजरा के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना भी इस कूलिंग टैलेंट हंट का उद्देश्य है। ठीक है। जो ये इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग एंड न्यूट्रिशन IHM पूसा है, यह नई दिल्ली में स्थित एक प्रसिद्ध आतिथ्य प्रबंधन संस्थान है। फिर चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने चंडीगढ़ में किया। ठीक है। रेल मंत्रालय द्वारा रेल वॉर रूम की स्थापना, अभी हमने पीछे से कुछ दिनों पहले देखा है कि 2-3 रेल एक्सीडेंट हुए हैं, उन्हीं को देखते हुए रेल मंत्रालय ने रेल वॉर रूम की स्थापना की है। तो जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण की सुविधा के लिए रेल मंत्रालय द्वारा रेल वॉर रूम की स्थापना की गई है। इस वॉर रूम का उद्देश्य किसी बड़ी घटना या दुर्घटना की स्थिति में आवश्यक निर्णय लेने के लिए रेलवे बोर्ड के मंत्री और अध्यक्ष सहित बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों को सक्षम बनाना है। ठीक है। यह पहली बार हुआ है कि जब रेलवे ने भविष्य में किसी अप्रिय घटना या दुर्घटना पर नजर रखने के लिए इस तरह का कदम उठाया है। तो रेल वॉर रूम रेल मंत्रालय के द्वारा स्थापना किया गया है। फिर समलैंगिक जोड़े
तथा लिव इन पार्टनर सरोगेसी कानून में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए। केंद्र सरकार का कहना है कि लिव इन पार्टनर्स या समलैंगिक जोड़े किसी कानूनी रूप से नहीं बंधे, किसी कानूनी बंधन से नहीं बंधे हुए होते हैं। ऐसे में यदि ये सरोगेसी के माध्यम से किसी बच्चे को पैदा कर भी लेंगे तो उस बच्चे का भविष्य और सुरक्षा हमेशा खतरे में होगी। ठीक है, और उसे न जाने किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने पड़े। इसी कारण केंद्र सरकार, जो हमारी भारत सरकार है, वो समलैंगिक विवाह को भी मान्यता नहीं दे रही है, और सरोगेसी के तहत यदि ये किसी बच्चे को जन्म कराते भी हैं तो उसे भी मान्यता नहीं दे रही है। सरोगेसी अधिनियम 2021, तो ये क्या था? यह जो सरोगेसी अधिनियम 2021 है, ये व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन परोपकारी सरोगेसी की अनुमति प्रदान करता है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि यदि कोई पैसे देकर सरोगेसी कराता है, मतलब कि क्या होता है कि भाई बहुत सी जो आधुनिक महिलाएं हैं वो कोशिश करती, मतलब कोशिश क्या, बहुत सी ऐसी होती है जिनकी मानसिकता इस प्रकार की होती है कि बच्चे पैदा करने से हमारा फिगर खराब हो जाएगा। ठीक, तो वे क्या करती हैं कि किसी गरीब महिला को कुछ पैसे देकर वो उससे बच्चा पैदा करवाती हैं। इसे सरोगेसी बोलते हैं। ठीक है, इसे व्यावसायिक सरोगेसी बोलते हैं। तो इस पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है कानून के द्वारा। कानून बनाया गया कौन सा? सरोगेसी अधिनियम 2021, लेकिन उसमें उन्होंने परोपकारी सरोगेसी को अनुमति प्रदान की है। अब परोपकारी सरोगेसी क्या है? कोई विवाहित जोड़ा है, ठीक, उन्हें किसी कारण से बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, वो कोई भी कारण होता है, कोई मेडिकल कंडीशन हो या कुछ भी हो, वे बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पर परोपकारी सरोगेसी को, जो सरोगेसी अधिनियम 2021 में अनुमति प्रदान की गई है। ठीक, यह अधिनियम जो है एकल पुरुषों को सरोगेसी की अनुमति नहीं देता है, ये भी चीज ध्यान रखनी है। फिर जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में लिथियम का भंडार मिला है। अभी कुछ दिनों पहले लिथियम का भंडार कहां पर मिला था? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के बाद एक बहुत बड़ा भंडार मिला है हमें, कहा? राजस्थान में। ठीक, तो राजस्थान का डेगाना, राजस्थान में एक स्थान है डेगाना, वहां पर लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है। अब यहाँ पर इतना लिथियम हमें मिल जाएगा कि हमारे देश की जो 80% जरूरत है ना, वो हम राजस्थान के डेगाना से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि किस प्रकार से इसका खनन किया जाएगा, कैसे प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि ये सब होगा या नहीं होगा। ठीक, लिथियम क्या है? लिथियम एक अलोह धातु है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में यूज किया जाता है। अभी हाल ही में, मतलब जो फिलहाल की कंडीशन ये है कि भारत पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से लिथियम के लिए आयात पर निर्भर है। ठीक, चलिए। फिर यूजीसी ने एकीकृत संकाय भर्ती पोर्टल CU चयन लॉन्च किया है। किसने? यूजीसी ने। CU चयन, इसके तहत क्या होगा कि विश्वविद्यालय में जो भी मतलब वैकेंसी होंगी उनका चयन इस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 8 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ठीक, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रायबरेली में, रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में। ठीक है, कानपुर में, झांसी में, यो कमेंट करो। ठीक, चलिए। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूजीसी है, इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। ठीक है, 1953 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद 1956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन बन गया। ठीक है, रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार, रिवर सिटी अलायंस ग्लोबल सेमिनार। ठीक, तो स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन NMCG ने राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के साथ मिलकर 4 मई को नई दिल्ली में, कहाँ पर? नई दिल्ली में एक रिवर सिटी अलायंस ग्लोबल सेमिनार आयोजित किया है, जिसका जो विषय रहा बिल्डिंग इंटरनेशनल रिवर सेंसिटिव सिटीज। ठीक, चलिए। इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं उन्हें एक साथ लाना और वहाँ पर जो शहरों के इस प्रकार के मुद्दे होते हैं उन पर बात करना है। 2021 में इसकी स्थापना हुई थी, रिवर सिटीज अलायंस RCA की। ठीक है,
इसमें 2 मंत्रालय की भूमिका है, जल शक्ति मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। इनकी सफल साझेदारी से ये RCA बना है 2021 में। फिर जोगी घोपा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ठीक, जोगी घोपा भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना है। ठीक है, तो भारत का पहला इज इक्वल टू इम्पोर्टेंट। ठीक, तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की प्रगति की समीक्षा की है। ठीक है, यह जो पार्क है ये भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है। इस पार्क को सड़क, रेल, वायु, जलमार्ग के साथ जोड़ा जाएगा और इसे ब्रह्मपुत्र के साथ 317 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है। ठीक, ये हो चुकी है। हाँ, तो जाति आधारित जनगणना हमने पिछली मैगजीन में बताया था कि बिहार में की जा रही है। ठीक, तो जाति आधारित जनगणना की अगर बात करते हैं तो 1951 से 2011 तक प्रत्येक जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन अन्य जातियों के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं। ठीक, तो हर मतलब अब ये कोई जातिगत जनगणना हो रही है, ये नई चीज नहीं है, हर बार होती है। और 2011 तक लगातार 1951 से 2011 तक लगातार SC और ST के आंकड़े प्रकाशित भी किए गए, लेकिन दूसरी जातियों के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो 1931 तक कंडीशन ये थी कि हर जनगणना में हर जाति के आंकड़े शामिल थे। ठीक, ओके। फिर कला और संस्कृति की बात करते हैं तो यूनेस्को, ठीक, यूनेस्को जो है उसने अपनी विश्व विरासत सूची में भारत की एक संस्था है शांति निकेतन, उसे शामिल कर लिया है। तो अब न्यूज़ क्या है, यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने शांति निकेतन भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित सांस्कृतिक स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। ठीक है, तो शांति निकेतन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये सिफारिश किसने की है, तो फ्रांस स्थित अंतर्राष्ट्रीय सरकारी अनुसंधान संगठन इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ने यह अनुशंसा की है। तो 2023 में जो रियाद सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति की बैठक होगी, उसमें इस शांति निकेतन जो वो है साइट, उसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया जाएगा संभवतः। तो नोबेल पुरस्कार विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। ठीक, और 1921 में इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ठीक, यह सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय होगा। नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट, ये एक सर्किट बनाया जा रहा है, धार्मिक पर्यटन सर्किट। असम में नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट के विकास के लिए गुवाहाटी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, सागरमाला विकास निगम लिमिटेड, असम पर्यटन विकास नगर निगम, अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन विभाग, असम सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो असम में बनाया जा रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, इस सर्किट में क्या होगा कि ब्रह्मपुत्र के तट पर 7 ऐतिहासिक मंदिरों कामाख्या, पांडुनाथ, अश्वक्लांता, डोल गोविंदा, उमानंद, चक्रेश्वर, ओनियाती सतरा, इन्हें जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। तो चीन विश्व का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश बन गया है। तो कौन बना है विश्व का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश, तो बना है चीन। अमेजॉन वेब सर्विस द्वारा भारत में 12.7 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। ठीक है, किस संबंध में, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में 12.7 अरब डॉलर का। ऊना में मेथेनॉल प्लांट स्थापित करने की योजना है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिमाचल प्रदेश के ऊना नामक स्थान पर एथेनॉल संयंत्र स्थापित करेगी। फिर 100 डेज 100 पेज, ये एक अभियान है, किसके द्वारा चलाया गया, तो RBI के द्वारा चलाया गया। ठीक है, इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य बैंकों द्वारा जमा की गई अदावी ओब्लिक लावारिस
अनक्लेम्ड जमा के मुद्दे को सक्रिय रूप से संबोधित करना है। यह अभियान विशेष रूप से प्रत्येक जिले के भीतर प्रत्येक बैंक में शीर्ष 100 लावारिस जमा को लक्षित करता है, जिसका लक्ष्य व्यापक निपटान है। फिर आरबीआई ने 7 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल किए हैं। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि जो एनबीएफसी होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, तो उनके लाइसेंस निरस्त करने का अधिकार किसे है? तो आरबीआई को। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 45 IA के तहत आरबीआई और जीएफआईएन के मध्य समझौता हुआ है। तो जीएफआईएन क्या है? ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क और आरबीआई के बीच ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट में भाग लेने के लिए समझौता किया गया है। ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट क्या है? तो एक ऐसा उपकरण विकसित करना है जो नियामकों और बाजार को वित्तीय सेवाओं में ग्रीन वॉशिंग के जोखिमों से अधिक प्रभावी रूप से निपटने में मदद करता है। अब ग्रीन वॉशिंग क्या है? तो ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? किसी उत्पाद या सेवा के बारे में जो झूठ रूप से ये भ्रामक दावे पैदा करना कि वह जो उत्पाद है वो उसके पर्यावरणीय लाभ है। ठीक है, तो उसके पर्यावरणीय नुकसानों को छुपाना या उसे बढ़ा चढ़ाकर पर्यावरणीय रूप से बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना भी ग्रीन वॉशिंग में आता है। ग्लोबल फाइनेंस इनोवेशन नेटवर्क जीएफआईएन क्या है? यह वित्तीय नियामकों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है जो वित्तीय सेवा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना चाहता है। फिर एक है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का आयोजन 8 मई 2023 को किया गया और केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की। फिर ये एक आया था थोड़ा सा कि भाई मतलब हर मंथ आता है कि विदेशी मुद्रा कोष कितना हो गया है, स्वर्ण भंडार कितना हो गया है। ठीक है, तो अब इसके बैकग्राउंड को जानने की जरूरत है। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है? इसका तात्पर्य रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से है। इसमें बॉन्ड हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल हो सकते हैं और अन्य देशों की सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होती हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा भारत में रिजर्व बैंक को विदेशी मुद्रा भंडार रखने का कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आरबीआई एक्ट 1934 जो है वो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार रखने के लिए जो शक्ति देता है वो आरबीआई को दिए गए हैं। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन सी मदें शामिल है? तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, अन्य देशों की सरकारी प्रतिभूति और बॉन्ड, स्वर्ण भंडार, आईएमएफ के साथ रिजर्व ट्रेंच और विशेष आहरण अधिकार। ठीक है, फिर सेबी ने LEI प्रणाली की शुरुआत की गई है। ठीक है, LEI क्या है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ठीक, सेबी जो है उसकी स्थापना 1988 में हुई थी और यह भारत में प्रतिभूतियों और कमोडिटी बाजार के लिए नियामक निकाय है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन से देखते हैं। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला आयरलैंड पहला देश बना। ठीक है, तो शराब पर भी स्वास्थ्य चेतावनी लगाई जाएगी और यह लगाने वाला पहला देश बनेगा आयरलैंड। फिर रस्त अस्तारा रेलवे लिंक निर्माण हेतु रूस और ईरान में समझौता। रस्त अस्तारा, ठीक, रूस और ईरान के बीच समझौता। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के एक हिस्से के रूप में ईरान में रस्त अस्तारा रेलवे के निर्माण के लिए रूस और ईरान ने हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कैस्पियन सागर के पास ईरान के एक तटीय शहर रस्त, ठीक है, जो रस्त है ये कहाँ है? ईरान। और अजरबैजान के सीमावर्ती शहर अस्तारा, जो ये अस्तारा है ये कहाँ है? अजरबैजान। को जोड़ेगा। इस रेलवे लिंक से यात्रा के समय में 4 दिन की कमी आएगी। ठीक है, इसका उद्देश्य रेलवे और समुद्री परिवहन के माध्यम से भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान व अन्य देशों को जोड़ना है। इस मार्ग में स्वेज नहर की तुलना में एक महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्ग बनने की क्षमता है। मतलब स्वेज नहर जो एक आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यापारिक मार्ग है, उसकी तुलना में उससे भी ज़्यादा पोटेंशियल लगता है वो। भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच, भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच, ठीक, इसकी 3री बैठक का आयोजन किया गया है।
तो भारत के प्रधानमंत्री ने 22 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ इस शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की। तो इसमें हमारे जो सह-अध्यक्षता हमने किसके साथ की है, तो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ। इस मंच की शुरुआत 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री की फिजी यात्रा के दौरान की गई थी। जो FIPIC है उसमें 14 प्रशांत द्वीपीय क्षेत्र देश शामिल है। कुक आइलैंड्स, फिजी, फलान ढिमकाना कई सारे हैं, 14 हैं। इनके नाम ये रहे, देख लो। तो श्रीलंका में 300 छात्रों को महात्मा गांधी छात्रवृत्ति प्रदान की गई। ठीक है। भारत और बांग्लादेश ने 15 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है। तो 15 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम किसने शुरू किया है, तो भारत और बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है। अभी हुआ यूं है कि 8 से 12 मई के बीच बांग्लादेश की 10 स्टार्टअप कंपनियां भारत आई थी और इनके बीच एक्सचेंज को लेकर समझौता या एक प्रोग्राम चलाया गया है। जापान के नागासाकी में स्वास्थ्य नवाचार पर G7 मंत्रिस्तरीय बैठक। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने जापान के नागासाकी में ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर पर G7 स्वास्थ्य मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित किया है। ठीक है। इस बैठक में G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्री और भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड के आउटरीच 4 देशों को आमंत्रित किया गया था। किसे किसे? भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड। अब G7 में कौन कौन शामिल है, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन कौन? कनाडा, USA। ठीक। फिर यहाँ पर आता है आपका UK, फिर यहाँ पर आता फ्रांस। ठीक। फिर यहीं पर आता है आपका जर्मनी, फिर यहाँ पर आता है आपका इटली, फिर यहाँ पर आता है आपका जापान। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 देश इसमें शामिल है। फिर 42वां एशियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। कौन से? 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर? इंडोनेशिया में। तो 42वां दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान का शिखर सम्मेलन 10 से 11 मई 2023 को इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो शहर में आयोजित किया गया। इसकी जो थीम रही है वो है आसियान मामले विकास का ऊपरी केंद्र। ठीक है। आसियान मामले विकास का ऊपरी केंद्र। आसियान क्या है? आसियान 8 अगस्त 1967 को स्थापित एक संस्था है। इसकी स्थापना थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। ठीक है। कहाँ पर की गई थी? बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। इसके 10 सदस्य देश हैं: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। फिर संघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा में हुई। ठीक। तो SCO के विदेश मंत्री जो हैं उनकी बैठक गोवा में हुई। तो 2023 में भारत की SCO की अध्यक्षता 2023 में भारत ने संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता की है और इसकी जो थीम रही है वो क्या थी? सिक्योर SCO। ठीक। अब इसमें एक ये है कि 2017 में भारत इसका सदस्य बना था, 2017 में। फिर इस वर्ष के सम्मेलन का विषय क्या रहा? शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। सिलहट में एक नई सीमा हाट का उद्घाटन। सिलहट भारत और बांग्लादेश के बीच सिलहट के कंपनीगंज उप जिले के अंतर्गत भोपालगंज में एक नई सीमा हाट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। दुबई में मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक है। मशीन कैन सी कहाँ पर? दुबई में, UAE द्वारा।
भारत बनाएगा मालदीव में एकता हार्बर बंदरगाह। एकता, तो एकता हार्बर बंदरगाह कहाँ से संबंधित है? तो मालदीव से। कौन बनाएगा? भारत। तो एक जो भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और उनके मालदीव समकक्ष मारिया दीदी ने 3 मई 2023 को माले में मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए एकता बंदरगाह की आधारशिला रखी है। किसके लिए? मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल। एकता बंदरगाह की आधारशिला उत्तरुथिला फलहू एटोल के सिफावरू में की गई, जहां भारत एक नौसैनिक डॉकयार्ड के निर्माण में सहायता कर रहा है। यह भारत की सबसे बड़ी अनुदान सहायता परियोजनाओं में से एक है। एनटीपीसी और बांग्लादेश आर्थिक और सामाजिक संबंध। ठीक, तो सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी समूह ने अपनी स्थापित क्षमता बढ़ाकर 72,304 मेगावाट कर बिजली क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वृद्धि में बांग्लादेश के रामपाल में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट यूनिट 1 का एकीकरण शामिल है, जो एनटीपीसी की पहली विदेशी क्षमता वृद्धि को चिन्हित करता है। ये देखो कितनी महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक, बांग्लादेश में नई परियोजना हेतु विश्व बैंक द्वारा ऋण को मंजूरी। तो कितना ऋण दिया गया? तो $1.25 बिलियन वित्त पोषण। ठीक, 3 नई परियोजनाओं के लिए। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सेक्शन आ गया है। तो डीआरडीओ द्वारा जोरावर लाइट टैंक का विकास किया गया। डीआरडीओ द्वारा किसका? जोरावर लाइट टैंक का विकास। ठीक है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और निजी क्षेत्र की फर्म लार्सन एंड टर्बो द्वारा संयुक्त रूप से लाइट टैंक जोरावर का विकास किया जाएगा। ठीक, ये जो टैंक है चीन की सीमा के पास ऊंचाई वाले पहाड़ों में टेस्टिंग के लिए तैयार है। तो जोरावर कौन है? इस टैंक का नाम जनरल जोरावर सिंह के नाम पर रखा गया, जो एक महान सेना नायक थे। वे तिब्बत में अपने नेतृत्व और जीत के लिए जाने जाते हैं। NVS-01 उपग्रह लॉन्च करेगा इसरो। तो इसरो के द्वारा NVS-01 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। NVS-01, इस NVS-01 का काम क्या होगा? तो 2016 में लॉन्च किए गए IRNSS-1G उपग्रह को रिप्लेस करने के लिए NVS-01 बनाया गया है। 12 वर्षों के मिशन जीवन के साथ NVS-01 उपग्रह का लक्ष्य उन्नत तकनीकों और क्षमताओं को शामिल करके मौजूदा नेविगेशन बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। इसरो ने नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन नाविक की स्थापना की है, जिसे पहले भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS के रूप में जाना जाता था। आईड्रोन पहल के तहत ब्लड बैग डिलीवरी का सफल परीक्षण। आईड्रोन, ठीक, तो ड्रोन के माध्यम से ब्लड बैग की डिलीवरी की गई है। कहाँ पर की गई है? तो ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा हाल ही में अपनी आईड्रोन पहल के तहत ड्रोन द्वारा ब्लड बैंक की डिलीवरी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। प्रोजेक्ट 75 वाघशीर का सफल परीक्षण। प्रोजेक्ट 75 वाघशीर का सफल परीक्षण। ठीक है। तो प्रोजेक्ट 75 की छठी पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण 18 मई 2023 को शुरू हुआ। पनडुब्बी को 20 अप्रैल 2022 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने कन्हौजी आंग्रे वेट बेसिन से समुद्र में उतारा था। किसने? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ठीक, वाघशीर को। तो प्रोजेक्ट 75 क्या है? इसके तहत देश में 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। ठीक, 6। इन पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा? मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में किया जा रहा है। ठीक, इस जो प्रोग्राम में कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी बनाई जाएंगी और कलवरी श्रेणी की 5 पनडुब्बियों को
पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। अब छठी पनडुब्बी होगी बॉक्सीर और छठी लास्ट होगी। ठीक है, प्रोजेक्ट 75। इसके अतिरिक्त भारत में प्रोजेक्ट 17A और 17B भी चल रहा है, तो इसके बारे में भी जो जानकारी आप एकत्रित कर सकते हैं वो जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा। फिर जूनोटिक रोगों के लिए विश्व बैंक से 82 मिलियन डॉलर का ऋण मिला है। तो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के उद्देश्य से भारत के प्रयासों का समर्थन करने के लिए 82 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। ठीक है, इस मतलब ये वित्त पोषण क्यों किया गया है? ताकि पशु रोगों और जूनोस को नियंत्रित किया जा सके। देखिए जूनोटिक रोग क्या होते हैं? जूनोटिक रोग वे रोग होते हैं जो पशुओं से मानव में संचारित होते हैं। फिर INS गरुड़ की सेवा के 70 वर्ष पूरे हुए। तो INS गरुड़ कोच्चि केरल में स्थित दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख नौसेना वायु स्टेशन ने हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए अपनी उल्लेखनीय 70 वर्षों की सेवा को चिन्हित किया। ठीक है, तो INS गरुड़ को 1953 में औपचारिक रूप से कमीशन किया गया था। यह भारत का सबसे पुराना नौसेना का स्टेशन बन गया है। ठीक, कोच्चि केरल में इसने नौसैनिक विमान संचालन और उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोच्चि एयरफील्ड ने रॉयल एयर फोर्स के लिए एक प्रायोगिक स्टेशन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब INS गरुड़ केरल के कोच्चि में स्थित एक भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन है। 1953 में इसे कमीशन किया गया। यह भारतीय नौसेना का सबसे पुराना ऑपरेटिंग एयर स्टेशन है। फिर भारत ई-मार्ट पोर्टल लॉन्च। तो इंडिया पोस्ट किसने? इंडिया पोस्ट ने भारत ई-मार्ट पोर्टल लॉन्च किया गया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और त्रिप्ता टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। तो ई-मार्ट जो पोर्टल है किसने लॉन्च किया? इंडिया पोस्ट ने। ये भारत ई-मार्ट पोर्टल जो होगा भारत में छोटे व्यापारियों को बहुत आवश्यक लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करेगा, जिससे उनके व्यवसाय और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 10 मई 2023 को अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, जिसका प्रयोग भविष्य में प्रक्षेपण यानों में होगा। ठीक है, ठीक। तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी के इसरो प्रोपेल्शन कॉम्प्लेक्स में सेमी क्रायोजेनिक इंजन का मध्यवर्ती विन्यास पर पहला एकीकृत परीक्षण किया गया। ठीक है, चलिए। फिर गोजातीय वायरल डायरिया वायरस प्रतिरोधी बछड़ा। तो डायरिया वायरस प्रतिरोधी बछड़ा वैज्ञानिकों ने हाल ही में गोजातीय वायरल डायरिया वायरस के प्रतिरोध के साथ पहला जीन संपादित बछड़ा बनाया है। ठीक है, यह एक संक्रामक बीमारी है। जो पीछे बात हो रही थी वो एक संक्रामक बीमारी है जो विश्व स्तर पर मवेशियों और अन्य जुगाली करने वाले पशुओं को प्रभावित करती है। विश्व की पहली RSV वैक्सीन को स्वीकृति दी गई। विश्व की पहली है तो इम्पोर्टेंट है। तो अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रसाधन ने विश्व की पहली रेस्पिरेटरी सिंकाइटिल वायरस RSV की वयस्कों के लिए बनाई गई वैक्सीन को स्वीकृति दे दी है। ठीक है, RSV संक्रमण बच्चों के बीच काफ़ी प्रचलित है, लेकिन कभी कभी यह वयस्क जनसंख्या को भी प्रभावित करता है। फिर इन्वायरमेंट वाला सेक्शन शुरू हो गया है। अब इन्वायरमेंट वाला सेक्शन देखते हैं। तो बुरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में है। यह कहाँ पर है? बुरा चापोरी। तो यह कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, तो बुरा चापोरी वन्यजीव अभ्यारण्य असम के सोनितपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। कौन सा? बुरा चापोरी। यह लाओ खोआ बुरा चापोरी पारिस्थितिक तंत्र का एक अभिन्न अंग है और काजीरंगा टाइगर रिजर्व का एक अधिसूचित बफर जोन है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो एक सींग वाला गैंडा, बाघ, तेंदुआ, जंगली भैंस, होग, हिरण, जंगली सुअर, लुप्तप्राय बंगाल फ्लोरिकन, ब्लैक नेक्ड स्टॉर्क, मैलार्ड, ओपन बिग स्टॉर्क, टील और विस्लिंग डक। फिर प्लास्टिक प्रदूषण में कमी हेतु UNEP का रोड मैप। किस लिए? प्लास्टिक प्रदूषण में कमी करने हेतु UNEP ने एक रोड मैप तैयार किया है। तो
इसका शीर्षक क्या रखा गया, तो टर्निंग ऑफ द टैप, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन एंड क्रिएट ए सर्कुलर इकोनॉमी। इस नाम से एक रिपोर्ट जारी किया है किसने, UNEP ने। इस रिपोर्ट के द्वारा विश्व भर में प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए एक परिपत्र अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर जोर देती है। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023। तो जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद को बर्लिन में आयोजित किया गया। इसकी मेजबानी अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की गई, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। तो जो COP28 हो रहा है उसकी मेजबानी इस बार कौन कर रहा है, तो UAE और जर्मनी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो इन्होंने पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 का आयोजन किया। इसका उद्देश्य ये है कि हमें COP28 के दौरान जो कुछ भी प्रोग्राम बनाने हैं, जो कुछ भी हमें चर्चा करनी है, उसके जो मुद्दे हैं पहले से ही तय कर लिए जाए ताकि बेवजह समय व्यर्थ न हो। ठीक है। इसकी स्थापना, जो पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद है, इसकी स्थापना 2010 में तत्कालीन जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने की थी। फिर उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति की खोज हुई है। इसका नाम क्या है, गेको मिजोरमेसिस। ठीक है, गेको मिजोरमेसिस। मिजोरमेसिस इसमें जो जुड़ा है वो क्या है, वो है राज्य का नाम। तो मिजोरम में इस छिपकली की खोज की गई है। फिर महासागरों की तुलना में भूमि पर अधिक बढ़ा तापमान। ठीक है, तो महासागरों की तुलना में भूमि पर तापमान अधिक बढ़ रहा है। इसके बाद है ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए WMO के ग्लोबल ट्रैकर। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के अनुसार विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस ने एक नई ग्रीन हाउस गैस निगरानी पहल को मंजूरी दी है। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाएगा कि इस जगह जगह कई देशों में ग्रीन हाउस गैस एमिशन के लिए ट्रैकर लगाए जाएंगे। ठीक है, कौन लगाएगा, WMO। WHO मत सोच लेना, WMO। तो स्वस्थ जीवन शैली अपनाए, ध्यान शिविर का आयोजन। ZSI कोलकाता में मिशन लाइफ स्वस्थ जीवन शैली अपनाए के तहत अपने कर्मचारियों के लिए 24 मई 2023 को एक ध्यान शिविर आयोजित किया गया। ठीक है, तो मेरी लाइफ ऐप हमारे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, इनके द्वारा 5 जून को एक एप्लीकेशन मेरी लाइफ ऐप को लॉन्च किया गया। मिशन लाइफ क्या है, मिशन लाइफ जो है पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ठीक, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का आयोजन, मतलब जो इसकी परिकल्पना की गई वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा केवड़िया गुजरात में की गई। कब की गई, 20 अक्टूबर 2022 को। इसमें क्या है कि आपको अलग से कुछ नहीं कर रहा है, केवल आप जो अपनी दिनचर्या अपना रहे हैं उसमें ध्यान रखें कि कहीं पर भी पर्यावरण को नुकसान न हो। अगर कहीं पर आप देखते हैं कि टंकी चली हुई है पानी की तो उसे बंद कर दो, आपको अगर लाइट की ज़रूरत नहीं है तो लाइट बंद कर दो। इस तरीके से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाना है। फिर रिपोर्ट एवं सूचकांक, ठीक, तो सुपर कंप्यूटर है ऐरावत, इसे बनाया गया है CDAC पुणे के द्वारा। तो AI आधारित है ये सुपर कंप्यूटर ऐरावत। ठीक, इसे विश्व में जो सुपर कंप्यूटर की जो वरीयता क्रम होता है उसमें 75वां स्थान मिला है। कौन सा, 75वां स्थान। ठीक, ऐरावत एक 130 पेटाफ्लॉप कंप्यूटर है जो AI ML और बड़े डेटा कार्यों के लिए गणना प्रदान करने पर केंद्रित है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उनकी स्पीड किस इकाई में मापी जाती है, तो पेटाफ्लॉप। रेस टू नेट जीरो रिपोर्ट, रेस टू नेट जीरो रिपोर्ट। एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग ने रेस टू नेट जीरो एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन एशिया एंड पैसिफिक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र जो है विश्व के आधे से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। ठीक,
आरबीआई द्वारा प्रकाशित मुद्रा और वित्त रिपोर्ट, यह आरबीआई की बहुत ही फेमस रिपोर्ट है। ठीक, मुद्रा और वित्त रिपोर्ट। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 3 मई 2023 को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एक रिपोर्ट, मुद्रा और वित्त रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में सतत विकास और कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2022-23 का विषय टूवर्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया है। ठीक है। भारत को 2023 के लिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। ये देखो, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। भारत जो है उसे 2023 के लिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। भारत का लक्ष्य जो है वो ये है कि 2070 तक हमें नेट जीरो का उत्सर्जन प्राप्त करना है। ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा कि हर साल 5% की कमी करनी होगी। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022। द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और कांतार ने देश में सक्रिय इंटरनेट यूजर को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। तो इन्होंने बताया कि भारत में इस समय लगभग 76 करोड़ 75.9 करोड़ सक्रिय इंटरनेट यूजर है और 2025 तक यह संख्या बढ़कर 90 करोड़ हो जाएगी। तो इसीलिए आजकल जो है साइबर सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है यूजर्स के मामले में बहुत ऊंचा है। ठीक है। तो रोनाल्डो विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बन गए। तो फोर्ब्स की एक सूची है, विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में टॉप पर कौन है? रोनाल्डो। पहले नंबर पर रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, फिर सेकंड नंबर पे है लियोनल मेसी अर्जेंटीना के हैं, फिर है थर्ड पे किलियन एम्बापे, ये फ्रांस के हैं। ठीक। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। ठीक। इसे जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक। तो 180 देशों में भारत का स्थान है 161वां। तो भारत क्या है? 161 आउट ऑफ 180। ठीक। इससे पिछले साल भारत का जो है स्थान कौन सा था? तो 150वां था। पहले नंबर पर कौन है? नॉर्वे, सेकंड पर आयरलैंड, थर्ड पर डेनमार्क। ठीक। NID, नॉर्वे, आइसलैंड, आयरलैंड और डेनमार्क। फिर रोजगार का भविष्य रिपोर्ट WEF ने जारी की है। तो भारतीय रोजगार बाजार में अगले 5 वर्षों में रोजगार में बदलाव की दर 22% रहने का अनुमान है। यह किसने बताया? WEF ने बताया है। तो अगला टॉपिक करते हैं योजना और कार्यक्रम। तो शिक्षा कार्यक्रम है एक, पोषण भी पढ़ाई भी। तो एक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया है, पोषण भी पढ़ाई भी। ये किसने लॉन्च किया? ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने चलाया है। ठीक है। तो इस अभियान के तहत क्या होगा कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होंगे उन्हें पोषण के साथ साथ बेहतर शिक्षा देने के लिए देश भर की आंगनबाड़ियों में काम किया जाएगा। ठीक। तो अगर आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि क्या क्राइटेरिया क्या है, तो 3 से 6 वर्ष। कहाँ पर किया जाएगा? तो आंगनबाड़ियों में किया जाएगा। तो इस योजना के लिए निफ्सिड द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। इस योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 25-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है। फिर अगली स्कीम है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। क्या नाम है? एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। तो विदेशी व्यापार नीति 2015 से 2020 के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम या एडवांस लाइसेंस स्कीम ने हाल ही में खबरों में ध्यान आकर्षित किया है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है निर्यात उत्पादों के निर्माण के लिए आवश्यक आयातित कच्चे माल पर शुल्क छूट प्रदान करके वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना। ठीक। तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में क्या होगा कि निर्यात जो उत्पाद होते हैं उनके निर्माण के लिए कच्चे माल पर आपको छूट प्रदान की जाएगी, ताकि आप छूट में माल खरीदो, फिर उसे यहाँ पर विनिर्मित करो और फिर उसका निर्यात करें। ठीक।
यह योजना जो है 2015-20 की अवधि के लिए विदेश व्यापार नीति के तहत 2015 में शुरू की गई थी। फिर अगली योजना है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ ऊर्जा मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना विकसित कर रहा है। ठीक, तो नई दिल्ली में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन एक्रीडिएटेड कार्बन वेरीफायर्स अंडर ICM का आयोजन किया गया। फिर उससे अगली स्कीम है थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, तो 8 मई को था विश्व थैलेसीमिया दिवस। ठीक, तो उसी अवसर पर थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया। ठीक, तो थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 8 मई 2023 को किया गया। कोल इंडिया लिमिटेड अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR पहल के हिस्से के रूप में थैलेसीमिया बाल सेवा योजना की पहल का समर्थन कर रहा है। तो कौन कर रहा है? कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक, थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया एक वंशानुगत, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला एक रक्त विकार है। ठीक, कौन सा विकार है? रक्त विकार, जिसके तहत शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। ठीक, तो न्यूज़ ये है कि वित्त मंत्रालय के अनुसार अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन 31 मार्च 2023 तक 5 करोड़ 20 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। ठीक है, फिर अगला है जन सुरक्षा योजनाओं के 8 वर्ष पूरे हुए। तो केंद्र सरकार की 3 प्रमुख योजनाएं थी, उनके 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। और ये 3 प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी थी? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में चली थी। कब चली? 2015 में। फिर अगली है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये 2015 में चली थी। फिर अटल पेंशन योजना, ये भी 2015 में चली थी। तो सुरक्षा बीमा जीवन ज्योति बीमा, फिर अटल पेंशन, ये तीनों योजनाएं 2015 में चली थी और इन्हें 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं कि डिजिटल लेन देन हेतु समर्थ अभियान का शुभारंभ किया गया। ठीक, तो किसने शुरू किया है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने। ठीक है, लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। कब? 25 मई 2023 को। कौन सा अभियान शुरू किया? समर्थ अभियान। ठीक है, क्यों शुरू किया गया? तो अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों के डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत की गई। तो समर्थ अभियान डिजिटल लेन देन बढ़ाने के लिए शुरू किया गया, और वो भी कहाँ पर? स्पेसिफिक रूप से गांव में। कितने गांव में? 50,000 गांव में। ठीक, समर्थ अभियान का लक्ष्य विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने पर है। ठीक है, फिर एक योजना पढ़ लो आप, अटल भूजल योजना। तो 2018 में विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से चली थी ये। ठीक है, मतलब कि 2018 में विश्व बैंक ने वित्तीय सहायता दी, तो 2019 में इस योजना की शुरुआत कर दी गई। इसे जल जीवन मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो भूजल की कमी की लगातार बढ़ती समस्या को स्वीकार करने और रोकने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से इस अटल भूजल योजना को शुरू किया है। फिर स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत 73% योजनाएं पूरी हो गई हैं। ठीक, फिर अगला आ गया है बैंकिंग, फाइनेंस सर्विस और बीमा, इंश्योरेंस। तो क्रेडिट डेबिट कार्ड से विदेशों में 7 लाख रुपए तक TCS फ्री। ठीक है, तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड से अगर विदेशों में आप 7 लाख रुपए तक TCS फ्री कर सकते हैं। TCS क्या है? तो स्रोत पर कर संग्रह, टैक्स कलेक्शन ऑन सोर्स। ठीक, वित्त वर्ष के दौरान 7 लाख रुपए तक क्रेडिट और डेबिट कार्ड से विदेशों में खर्च करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पेटीएम का SBI कार्ड लॉन्च हो गया है। पेटीएम का SBI कार्ड, देखिए दोनों बैंक हैं अलग अलग, तो ये याद रखिएगा कि पेटीएम का SBI कार्ड लॉन्च हो गया है।
तो पेटीएम की मूल कंपनियां कौन सी? 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की बात करते हैं। एनपीसीआई की स्थापना 2008 में हुई थी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत। यह एक एनजीओ है, गैर लाभकारी संगठन। ठीक। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ द्वारा की गई थी। HDFC म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला रक्षा कोष लॉन्च किया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। जोमेटो ने जोमेटो यूपीआई लॉन्च कर दिया ताकि जहां भी आप ये जोमेटो वाले डिलीवरी करने जा रहे हैं वहां जोमेटो यूपीआई से पैसे लेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी शुरू की। किसने? बैंक बड़ौदा ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी शुरू की है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? वडोदरा में। ठीक है, जो कि गुजरात में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 में हुई थी बड़ौदा के महाराज सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा। फिर HDFC बैंक का विशेष खुदरा बैंकिंग पहल। तो HDFC बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल शुरू की है। तो नाम क्या है पहल का? विशेष। बैंक इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 1 लाख नए ग्राहकों को आकर्षित करने की उम्मीद कर रहा है। ठीक है, जिसमें अपने शाखा नेटवर्क को बढ़ाना और बाजार खंड के लिए bespoke वित्तीय उत्पादों का विकास करना शामिल है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए फेस प्रमाणीकरण। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई के साथ सहयोग करके अपने 5 लाख बैंकिंग पॉइंट्स पर आधार सक्षम भुगतान प्रणाली ठीक के लिए फेस प्रमाणीकरण लाने की घोषणा की है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक और एनपीसीआई साथ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं साथ? क्योंकि देखिए एनपीसीआई के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, एयरटेल ने अपनी जो है 5 लाख यूनिट्स बना रखी हैं, जो बैंकिंग पॉइंट्स हैं 5 लाख है एयरटेल के पास। तो दोनों साथ में मिलकर एक इनिशिएटिव ला रहे हैं ताकि आधार कार्ड के जरिए फेस प्रमाणीकरण हो सके और फिर पैसे निकाले जा सके। ठीक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक भारत का पहला भुगतान बैंक है जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसमें देश में बैंकिंग और बैंक रहित आबादी को डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय सेवा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। HDFC बैंक ने स्मार्ट साथी लॉन्च किया है। ठीक है, तो भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक HDFC बैंक ने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस और बिजनेस फैसिलिटेटर्स को बैंक से जोड़ने के लिए अपना डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म HDFC बैंक स्मार्ट साथी लॉन्च किया है। ठीक है, स्मार्ट साथी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को अंतिम मील तक ले जाना है और देश के विकास में योगदान देना है। HDFC बैंक निजी बैंक है, 1994 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फिर सार संक्षेप देखते हैं। AK जैन को PNGRB का नया अध्यक्ष चुना गया। ठीक, नियुक्त किया गया। तो PNGRB क्या है? पेट्रोलियम और गैस नियामक बोर्ड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड। इसके अध्यक्ष बना दिए गए हैं AK जैन को। फिर रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये भारत की पहली महिला है। ठीक है, तो रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष चुन लिया गया है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में आया था। इसी के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई। यह कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फिर एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ठीक है, फिर यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं कौन? मनोज सोनी। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। ठीक, फिर पी कृष्णा भट्ट भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के प्रशासक नियुक्त हो गए हैं। ठीक है, तो इन्हें नियुक्त किसने किया है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व जज पी कृष्णा भट्ट को भारतीय बास्केटबॉल महासंघ का प्रशासक नियुक्त किया है। फिर पोलावरापु मल्लिकार्जुन प्रसाद कोल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक। ठीक है, तो कौन? मल्लिकार्जुन प्रसाद, कोल इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। इसके बाद भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है, भारतीय मूल के हैं। ठीक,
तो विश्व बैंक का 25 सदस्यों का एक बोर्ड होता है, उसके अध्यक्ष 5 साल के लिए अजय बंगा को चुन लिया गया। इससे पहले अजय बंगा जनरल अटलांटिक के वाइस चेयरमैन के रूप में कार्यरत रहे। ठीक है, वे 2007 से अमेरिका के नागरिक हैं। 2016 में भारत सरकार ने बंगा को चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया था। फिर न्यायमूर्ति TS शिव गनानम कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन? शिव गनानम कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, और कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन अधिकार क्षेत्र में ही पश्चिम बंगाल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार आता है। फिर सिद्धार्थ मोहंती LIC के चेयरमैन बन गए हैं। कौन? सिद्धार्थ मोहंती LIC के चेयरमैन। फिर कुछ लोगों का निधन हुआ है, तो देख लेते हैं कौन कौन इम्पोर्टेंट है। टीना टर्नर। टीना टर्नर कौन है? ये सिंगर है एक, ठीक है, स्विट्जरलैंड की। फिर और क्या था? एंटोनियो कार्बाजल। एंटोनियो कार्बाजल ये एक फुटबॉलर है। कहाँ के थे? मैक्सिको के थे। फिर हैं प्रसिद्ध वैज्ञानिक N गोपाल कृष्णन, तो भारतीय वैज्ञानिक विरासत संस्थान, ठीक, उसके निर्माता रहे हैं N गोपाल कृष्णन। केरल के थे, इनका भी निधन हो गया है। फिर कुछ ऑपरेशन और युद्ध चले, मतलब युद्धाभ्यास और ऑपरेशन हुए हैं, तो उन्हें देखते हैं। कि ऑपरेशन ध्वस्त, तो संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी, किसने? NIA ने संगठित अपराध को रोकने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया। गैंगस्टर ड्रग्स तस्करों के खिलाफ ऑपरेशन ध्वस्त के तहत देश के 8 राज्यों में 324 स्थानों पर छापेमारी की गई। NIA का गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत हुआ, मतलब एक अधिनियम बनाकर NIA की स्थापना की गई है। तो इस तरह से एक वैधानिक संगठन है। ठीक है, यह भारत में केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। फिर अगला है अल मोहद अल हिंदी नौसेना अभ्यास, तो ये किसके बीच हुआ है? तो भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल, इनके बीच हुआ है। कहाँ पर हुआ है? सऊदी अरब के अल जुबैल में। सऊदी अरब के अल जुबैल में अल मोहद अल हिंदी नौसेना अभ्यास हुआ है। हमारे तरकश INS तरकश और INS सुभद्रा वहां पर पहुंचे। फिर अगला है असम में बाढ़ राहत अभ्यास, जल राहत हुआ है। जल राहत, ठीक, किस लिए? बाढ़ राहत के लिए। कहाँ पे? असम में। तो भारतीय सेना की गजराज कोर के द्वारा यह किया गया। आपदा प्रबंधन समूह के साथ मिलकर किया गया। कहाँ पर किया गया? मानस नदी पर किया गया, हगरामा पुल पर। ठीक, मानस नदी के हगरामा पुल पर एक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास जल राहत का आयोजन किया गया। फिर समुद्र शक्ति 2023, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है। ठीक, समुद्र शक्ति 2023 कहाँ पर, मतलब हमारे कौन कौन से गए हैं? तो इसमें कुवारत्ती गए, INS कुवारत्ती गया, फिर चेतक हेलीकॉप्टर गया। ठीक है, 35वें इंडो थाई समन्वित पेट्रोल का आयोजन। 35वें भारत थाईलैंड समन्वित पेट्रोल, इसे बोल देते हैं कॉरपैट। तो 35वें कॉरपैट किस किस के बीच हुआ? तो थाईलैंड और जी भारत के बीच। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना, ठीक है, इनके बीच समन्वित पेट्रोल इंडो थाई कॉरपैट के 35वें संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक, आसियान भारत समुद्री अभ्यास, आसियान भारत समुद्री अभ्यास, ठीक, 2 से 8 मई तक सिंगापुर में आयोजित किया गया। हमारा सतपुड़ा और दिल्ली, जो हमारे जहाज थे सतपुड़ा और दिल्ली, उन्होंने भाग लिया। फिर स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत है इम्फाल, इसे परीक्षण के लिए पहली बार समुद्र में रवाना किया गया इम्फाल को। ठीक, मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई के द्वारा बनाया गया था। फिर कुछ इंपोर्टेंट दिवस देखते हैं। 25 मई को विश्व थायराइड जागरूकता दिवस। ठीक, फिर 22 मई को मोस्ट इंपोर्टेंट, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इस बार 2023 में जो थीम रही है, ये थीम बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो इस बार की थीम क्या रही है? एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ठीक,
एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिन को विश्व स्तर पर मनाने का फैसला लिया था। तो संयुक्त राष्ट्र वो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2023 जो कि 15 मई को मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। ठीक है, परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। पहली बार विश्व परिवार दिवस 1994 में मनाया गया। फिर यूएन वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। तो यूएन वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मई में आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है, 15 से 21 मई तक मनाया गया। अब की बार जो विषय था वो था सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। ठीक, नारा क्या था? रीथिंक मोबिलिटी। पहली बार इस दिवस को, इस सप्ताह को 2007 में मनाया गया था। फिर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये प्रतिवर्ष मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अब की बार 13 मई को पड़ा था। ठीक है। फिर इस बार की थीम क्या रही है? वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। ठीक, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। फिर विश्व थैलेसीमिया दिवस हमने पढ़ा है पीछे 8 मई को हुआ। ये कोई इसकी थीम इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। ठीक, इसकी थीम रही है शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये थीम इसकी इम्पोर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। फिर विश्व अस्थमा दिवस 2 मई को। ठीक, इस बार की थीम अस्थमा केयर फॉर ऑल। अब पुरस्कार देखते हैं। तो बुल्गारिया के एक लेखक हैं जॉर्जी गोस्पिडनोव, उन्हें दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो बुल्गारिया के लेखक हैं जॉर्जी गोस्पिडनोव, उन्हें दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। उन्होंने एक उपन्यास लिखा था गोस्पिडनोव ने, टाइम शेल्टर। तो टाइम शेल्टर के लिए उन्हें इंटरनेशनल बुकर मिला है। क्या मिला है? IB, इंटरनेशनल बुकर टाइम शेल्टर। इस जो उपन्यास है टाइम शेल्टर, इसका अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है। ठीक है, यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। फिर टाइम शेल्टर जो है वो एक ऐसे क्लिनिक की कहानी है जहां अतीत को एक प्रकार से पुनर्जीवित किया जाता है। जो IB इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार है यह यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। इसे जून 2004 में मैन बुकर पुरस्कार के पूरक के रूप में पेश किया गया था। फिर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्हें पापुआ न्यू गिनी और फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। ठीक है, तो पापुआ न्यू गिनी का उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है, उसका नाम क्या है? ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। देखिए, इतना लंबा नाम आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन ये बाद की जो टर्म है ना लोगोहू, आप इस टर्म को याद कर सकते हैं, लोगोहू। तो पापुआ न्यू गिनी का एक सम्मान मिला है जिसमें लंबा सा नाम है और बाद में आता है लोगोहू। ठीक, पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले व्यक्ति को चीफ की उपाधि दी जाती है। ठीक है, चीफ की उपाधि। फिर फिजी के प्रधानमंत्री सितवनी राबुका। अब प्रधानमंत्री भी याद कर लो यहाँ से। फिजी के प्रधानमंत्री कौन है? सितवनी राबुका। उन्होंने अपने सर्वोच्च सम्मान द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये भी नरेंद्र मोदी जी को दिया है। फिर चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा? मध्य प्रदेश। अगर बात करें शहरी निकाय की, तो शहरी निकाय में कौन रहा? चंडीगढ़। यह पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। फिर जयंत नार्लिकर, उन्हें गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। तो ये कौन है? तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो जयंत नार्लिकर हैं, उन्हें एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है।
ठीक, ये जो पुरस्कार है गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये 2022 में, मतलब ये बहुत ज़्यादा नया है, ताज़ा ही है बिल्कुल। इसका नाम गोविंद स्वरूप के नाम पर रखा गया, जो भारत में रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी है। ठीक, तो गोविंद स्वरूप जो थे वे रेडियो खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थे। फिर पुलित्जर पुरस्कार 2023 अभी दिए गए हैं, तो किसे दिया गया है? तो वॉल स्ट्रीट जर्नल और लॉस एंजल्स टाइम्स ने वर्ष का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। ठीक, तो एसोसिएटेड प्रेस को यूक्रेन में युद्ध की कवरेज के लिए प्रतिष्ठित सार्वजनिक सेवा पुरस्कार सहित 2 पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे? एसोसिएटेड प्रेस को। ठीक है, क्यों दिया गया इन्हें? तो इन्होंने यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, उसकी कवरेज प्रदान करने के लिए एसोसिएटेड प्रेस को यह सम्मान दिया गया। फिर न्यूयॉर्क टाइम्स को, इन्हें भी युद्ध के बारे में अपनी सोशल स्टोरीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग सम्मान प्रदान किया गया। ठीक, ये पुलित्जर पुरस्कार जो है अमेरिका के अखबार, पत्रिका, ऑनलाइन पत्रिका साहित्य के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार है। 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर कोची बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। कोची बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए कोचीन पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर मीरा सयाल को बाफ्टा फेलोशिप, भारतीय मूल की ब्रिटिश अभिनेत्री और लेखिका मीरा सयाल को ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा सर्वसम्मान प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप प्रदान किया गया। बाफ्टा फेलोशिप प्रदान किया गया। फिर पुस्तक देखते हैं, तो के शैलजा ने किताब लिखी है माई लाइफ एज ए कॉमरेड। ठीक है, माई लाइफ एज ए कॉमरेड किसके साथ मिलकर लिखी? तो मंजू सारा राजन के साथ मिलकर लिखी। फिर मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज, ये किसने लिखी? तो नीति आयोग के पूर्व सीईओ हैं अमिताभ कांत। इन्होंने मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक लिखी है। फिर नारायण वागुल हैं, इन्होंने लिखी है रिफ्लेक्शंस। ठीक है, ये किताब लिखी है नारायण वागुल ने, रिफ्लेक्शंस, और इसका जो विमोचन किया है वो किया है किसने? हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने। फिर वाराणसी के LBSI हवाई अड्डे को में भारत का पहला रीडिंग लाउंज, तो वाराणसी है, वाराणसी में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और भारत का वो पहला ऐसा हवाई अड्डा है जहाँ रीडिंग लाउंज लगाया गया, मतलब एक तरीके से लाइब्रेरी टाइप से बनाई गई है। ठीक है, फिर खेल देखते हैं, इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट केवल। तो मुरली श्रीशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने? मुरली श्रीशंकर ने। किस उसमें जीता है? खेल में, तो जंपिंग में। ठीक है, फिर 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल होगा गतका मार्शल आर्ट। तो पंजाब की एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है गतका, उसे गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। गतका एक जो है यह मार्शल आर्ट तलवार को धारण करता है और युद्ध कौशल और आत्म संयम को छड़ी देता है। फिर गोल्डन ग्रा प्री 2023, इसे भारतीय एथलीट शैली सिंह ने जापान के योकोहामा में आयोजित महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में गोल्डन ग्रा प्री 2023 एथलेटिक्स मीट में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, फिर भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने 88.67 मीटर भाला फेंका, कहाँ पर? दोहा डायमंड लीग में, और जी दोहा डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। यह कहाँ पर हुआ था? कतर में हुआ था। संघाई में विश्व तीरंदाजी कप में, देखिए तीरंदाजी कप कहाँ चल रहा है? तीरंदाजी कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। तो संघाई में चल रहा है विश्व तीरंदाजी कप, उसमें भारत रहा दूसरे स्थान पे। ठीक, तो वहां पर प्रथमेश जावकर और अवनीत कौर, कौन कौन? प्रथमेश जावकर और अवनीत कौर, इन्होंने व्यक्तिगत स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। फिर इटली ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स डेनियल मेदवेदेव ने जीता। इटली ओपन टेनिस
किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव ने, पुरुष सिंगल्स में। तो विश्व के नंबर 3 टेनिस खिलाड़ी रूस के डेनियल मेदवेदेव हैं। उन्होंने इटली में ओपन टेनिस में एक खिताब जीत लिया है। कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना, इन्होंने महिला सिंगल्स के में यूक्रेन की एनेहिलिना कलिनिना को हराया है। ठीक है। फिर दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पर संपन्न हुई? ईटानगर में। ठीक है। तो दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस कहाँ पर हुआ? ईटानगर में। आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ईंटों की टेबल बनाई गई थी, वहां पर उस पर टेबल टेनिस खेला गया था। कहाँ पे? ईटानगर में। वुपल्ला प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर। 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? वुपल्ला प्रणीत। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। 1988 में यह खिताब मिला था। फिर सुमित मुखर्जी ने BFAME चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो कोलकाता के एक मेट्रो कर्मचारी है सुमित मुखर्जी। उन्होंने पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडिल ईस्ट चैंपियनशिप में चार स्वर्ण पदक जीते हैं। ISSF निशानेबाजी विश्व कप। तो दिव्या सुब्बाराजू थाडीकोल और सरबजोत सिंह अजरबैजान की राजधानी बाकू में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। रिदम सांगवान ने बाकू में एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, वहां पर निशानेबाजी चैंपियनशिप चल रही थी, उसमें कई सारे पदक जीते हैं, जिसमें एक रिदम सांगवान ने जीता है कांस्य पदक। ठीक है। फिर एक स्वर्ण पदक जीता है किसने? सरबजोत ने। फिर एक ये है दिव्या सुब्बाराजू थाडीकोल। तो ISSF विश्व कप 1986 में शुरू हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसे आयोजित करता है। उद्देश्य क्या है? ओलंपिक शूटिंग प्रतियोगिताओं के लिए एक मानकीकृत योग्यता प्रणाली प्रदान करना। ठीक। फिर रेड बुल के हैं मैक्स वेस्टरपेन। इन्होंने F1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। मियामी की जो ग्रैंड प्रिक्स है वो मैक्स वेस्टरपेन ने जीत ली है। ये कहाँ के हैं? तो कहाँ मतलब ये किस टीम से खेलते हैं? तो रेड बुल की टीम से ये फॉर्मूला 1 रेस की जो कार है उसे चलाते हैं। लियोनेल मेसी इन्होंने लोरियस अवार्ड जीत लिया है। लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। लियोनेल मेसी लोरियस। ठीक। तो अर्जेंटीना के कप्तान है लियोनेल मेसी। इन्होंने पेरिस में लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार पाया है। ठीक है। फिर लोरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार क्रिश्चियन एरिक्सन को मिला है। फिर प्रवीण चित्रवेल ने क्यूबा में ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। किसने? प्रवीण चित्रवेल ने क्यूबा में ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग जीत लिया है। डायमंड लीग कहाँ हुआ था? दोहा कतर में हुआ था। अरे नहीं, हाँ, दोहा कतर में हुआ था। ठीक। यहाँ पर इन्होंने 88.67 मीटर का फेंका है। अच्छा, इसके बाद जो ये बता रहे हैं कि नीरज चोपड़ा का जो व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ सम्मान है वो है सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड, वो कौन सा है? तो 89.94 मीटर का है। ठीक है। फिर नीरज ज्यूरिख में 2022 ग्रैंड फिनाले जीतने के बाद डायमंड लीग चैंपियनशिप बनने वाले पहले भारतीय बने। लुका ब्रेसेल ने जीता स्नूकर विश्व चैंपियनशिप का अवार्ड। तो बेल्जियम के स्नूकर खिलाड़ी हैं लुका ब्रेसेल। इन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया। तो दोस्तों ये मैगजीन यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। आगे इसी का रिपीटेशन है। तो इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके मतलब एग्ज़ाम के लिए उपयुक्त हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी दबा कर रखें ताकि आपको भविष्य में नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।